हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर वाटर रिसोर्सेज का पार्ट 3 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो पार्ट 3 को देखने से पहले पार्ट 1 2 देख लीजिए, ताकि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके गाइज, तो चैप्टर के अंदर जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम पानी का संरक्षण और पानी की मैनेजमेंट कर सकते हैं। बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर। लेकिन सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन जो है पैदा होता है, क्या कि हम पानी का संरक्षण और पानी की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स शो, हमारे जो आर्कियोलॉजिकल और जो हमारे हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स हैं, दस्तावेज हैं, वो बताते हैं क्या, दैट फ्रॉम एंशियंट टाइम्स वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, कि हम प्राचीन समय से ही बहुत ही उत्कृष्ट जटिल क्या जल आकृतियां जो है बनाते हुए आ रहे हैं। अब ये जो जल आकृतियां हैं, जो जल कृतियां हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो बात करें लाइक डैम्स बिल्ट ऑफ स्टोन रबल, रिजर्वोयर्स और लेक्स, इम्बैंकमेंट्स एंड कैनल्स फॉर इरिगेशन, जैसे कि हमने बांध बनाए हैं पत्थर से और मलबे से। दूसरा जो है, हमने जलाशय और झीलें भी बनाई हैं, तटबंध बनाए हैं हमने नदियों के, कैनल्स फॉर इरिगेशन, यहाँ तक कि हमने नहरें भी बनाई हैं, कृत्रिम जो नहरें होती हैं, किसके लिए, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए। नोट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया। अब बिल्कुल हमें अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो ये परिपाटी है अभी तक हमने मॉडर्न टाइम में भी इसको चालू रखा है, जारी रखा है, बाय बिल्डिंग डैम्स। कैसे, हमने डैम्स बनाए हैं इन मोस्ट ऑफ आवर रिवर बेसिन, ज़्यादातर जो हमारी रिवर्स के बेसिन है वहाँ पे हमने डैम बनाए हुए हैं। अब हम हमारे कुछ प्राचीन जो एंशियंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स थे उनके बारे में बात करेंगे, जो पिछले समय में, पुराने समय में विभिन्न राजाओं के काल में बनाए गए हैं, बहुत ही उत्कृष्ट जलाशय वगैरह जो भी जलाकृतियाँ होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, ईशा से शताब्दी पूर्व, श्रृंगवेरमपुरा नियर इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास कोई श्रृंगवेरपुरा जगह है, हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा। अब क्या था कि ईशा से शताब्दी पूर्व इलाहाबाद के नज़दीक गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए क्या बनाया गया, उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया। यहाँ पे जल संग्रहण तंत्र का मतलब है जल को इकट्ठा करने का कोई स्ट्रक्चर बनाया गया था। दूसरी अगर हम बात करें, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये बात है चंद्रगुप्त मौर्य के समय की। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे उस टाइम क्या था, डैम्स लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। क्या किया उन्होंने, उन्होंने वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने भी क्या किया, बहुत ही उत्कृष्ट, एकदम एक्सटेंसिव हम बोल सकते हैं, डैम्स, लेक्स और भी इरिगेशन के सिस्टम उन्होंने स्थापित करवाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा ओडिशा, नागार्जुन कुंडा आंध्र प्रदेश, बैनूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र। अब जो हमने ये जगहों के नाम पढ़ी, जैसे कि कलिंगा जो कि उड़ीसा में है, नागार्जुन कुंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, बैनूर जो कि कर्नाटक में है, कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में है, अभी इन जगहों पे हमें क्या मिले हैं, उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं, एकदम जो अच्छे वाले बहुत ही अच्छे जो है जल के तंत्र मिले हैं हमें इन क्षेत्रों में। बात करें इन द 11th century, भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इट्स टाइम वॉज बिल्ट। अब बात करेंगे हम 11वीं शताब्दी में भोपाल के अंदर क्या था। 11वीं शताब्दी में भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल लेक मिली है,
और ये जो लेक थी उस समय की सबसे बड़ी और उत्कृष्ट झीलों में से एक थी। इन द 14th century, the tank in Hoj Khas, Delhi was constructed by Iltutmish for supplying water to सीरी फोर्ट एरिया। अब जो इल्तुमिश थे उन्होंने क्या किया, दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए होज खास का मतलब होता है एक विशिष्ट तालाब बनवाया। अब यहाँ पे दिल्ली का जो सीरी फोर्ट क्षेत्र था, सीरी फोर्ट एरिया था, वहाँ पे इल्तुमिश ने क्या किया, एक हौज खास बनवाया, मतलब एक विशिष्ट तालाब बनवाया। अब हम बात करेंगे व्हाट आर डैम एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। अब हमारे मन में दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्वेश्चन क्या है कि जो डैम्स हैं वो होते क्या हैं और वो हमें पानी को कंजर्व करने में और पानी को मैनेज करने में कैसे हेल्प करते हैं। डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू impound रिवर्स एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज लेटर टू इरीगेट एग्रीकल्चर फील्ड्स। अब डैम्स क्या होती हैं, जो डैम्स हैं वो ट्रेडिशनली बिल्ट टू impound रिवर्स एंड रेन वाटर, पान क्या करने के लिए, पान जो वर्षा का पानी होता है उसको और जो नदी का जल होता है उसको उसको क्या किया जाता है, उसका संग्रहण किया जाता है, मतलब उसको इकट्ठा किया जाता है। किसके लिए, ताकि जब बाद में हम क्या कर सकें, हमारे खेतों में सिंचाई कर सकें, हमारी कृषि में हम पानी की पूर्ति कर सकें। टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन, लेकिन अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो डैम्स जो है सिर्फ इरिगेशन के लिए ही नहीं बनाते हम, बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। किसके लिए बनाते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बिजली बनाने के लिए, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक, अब घरेलू उपयोग के लिए भी पानी सप्लाई करना होता है, उसके लिए भी हम डैम्स के द्वारा जो है डैम्स बनाने का हमारा उद्देश्य होता है। एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, और जो है औद्योगिक उपयोगों के लिए भी हम ये करते हैं। फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग, जो हमारा आंतरिक नौका चालन होता है उसके लिए, और जो है फिश ब्रीडिंग, मछली पालन के लिए भी हम क्या करते हैं, डैम्स का निर्माण करते हैं। अब हमने देखा कि एक बांध बनाने के पीछे, एक डैम बनाने के पीछे हमारे कितने सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। हम घरेलू उपयोग में भी उस पानी को यूज़ कर लेते हैं, उद्योगों में भी यूज़ कर लेते हैं, मछली पालन भी कर लेते हैं उसमें, और तो और हम आंतरिक नौका चालन उसमें कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इरिगेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं, और डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो कितना सारे जो है हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है सिर्फ एक बांध बनाने से। Hence, dams are now referred to as multi-purpose projects where the many uses of the impounded water are integrated with one another. अब हम बात करते हैं कि जो डैम्स हैं वो यहाँ पे अब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के रूप में जाने जाते हैं। अब मल्टी का मतलब होता है कि मल्टी में बहुत सारे जो है उद्देश्य शामिल होते हैं जिसके लिए हम डैम्स को बनाते हैं। अब ये जो पानी हम इम्पाउंड करते हैं, पानी का जो संग्रहण करते हैं, वो क्या करता है, हमारे बहुत सारे यूजेस के लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल इन सतलुज ब्यास रिवर बेसिन। अब बात करते हैं हम सबसे पहले सतलुज व्यास नदी का जो बेसिन है वहाँ पे दी भाखरा नांगल प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। अब जो हमारी सतलुज ब्यास रिवर का बेसिन है वहाँ पे जो भाखरा नांगल प्रोजेक्ट के द्वारा जो बांध बनाया गया है वो किन उद्देश्यों को पूरा करता है, वो दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है। एक तो वहाँ पे क्या होता है, हाइडल पावर का प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब वहाँ पे पानी के द्वारा बिजली बनाई जाती है। दूसरा क्या, वो सिंचाई के काम आते हैं। यहाँ पे दो काम हो गए पानी के बांध बनाने के। दूसरा सिमिलरली इसी तरह से द हीराकुंड प्रोजेक्ट इन द महानदी बेसिन। अब बात करते हैं हम हीराकुंड प्रोजेक्ट की, जो कि किस पे है, महानदी बेसिन पे है। इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल। उससे क्या करते हैं हम, एक तो पानी को कंजर्व करते हैं, दूसरा बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। तो दोनों ही काम वहाँ पे होते हैं। A dam is a barrier across flowing water that obstructs, directs or retards the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment. अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर हमसे कोई पूछता है कि डैम क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हमारे पास है कि जो डैम है वो एक बाधा होती है, एक रुकावट होती है। अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर, जो पानी बहता हुआ जाता है उसके लिए वो क्या होती है, उसको रोकने के लिए एक ऑब्स्ट्रक्ट होता है जो क्या करता है, पानी के फ्लो को रोक देता है। या तो पानी के फ्लो को डायरेक्टली क्या करता है, वो रोक देता है, दूसरा क्या करता है, रुक रुक के पानी वहां से जाता है, फिर
उसका फ्लो जो है बिल्कुल आराम से वहाँ से जो नॉर्मली होता है वैसे ही होता है। ओफन क्रिएटिंग अ रिजर्वोयर, और क्या बनाया जाता है वहाँ पे, एक कोई भी जलाशय बना लेते हैं हम, कोई झील बन जाती है, फिर पानी का संग्रहण हो जाता है। डैम रेफर्स टू द रिजर्वोयर रादर देन द स्ट्रक्चर। अब जो डैम है उसका मतलब स्ट्रक्चर की बजाय क्या होता है, एक जलाशय होता है। मोस्ट डैम्स हैव अ सेक्शन कॉल्ड अ स्पिलवे और वियर और विच और थ्रू विच इज intended that water will flow either intermittently और continuously। अब जो बाधा हम पानी के आगे लगाते हैं बांधों में, वो क्या होता है, या तो पानी उस बाधा में से रुक रुक के जाता है या फिर नॉर्मल फ्लो पे वो नीचे बहता जाता है। और ज़्यादातर जो इसका बांध का जो बांध का जो जैसे कि मान लीजिए हम बांध बना रहे हैं, उसका फ्लो है, उसका फ्लो नीचे की तरफ होता है, बांध का पानी जो है नीचे की तरफ आता है। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इंटेंडेड पर्पस और हाइट। अब जो हमारे जो डैम्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है किसके बेस पे, उसके स्ट्रक्चर के बेस पे और उसके पर्पस के बेस पे और उसकी हाइट के बेस पे। अब उसी के अकॉर्डिंग हम उसका यूज़ करते हैं, जैसे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, या फिर उसके लिए हम पर्पस क्या लेके हम बांध को बना रहे हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल्स यूज्ड। और ये किस पे बेस होता है, स्ट्रक्चर पे और उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उस पर। डैम्स आर क्लासिफाइड एज टाइम्बर डैम्स, embankment dams और masonry dams with several सब टाइप्स। अब यहाँ पे जो डैम्स हैं उनके सब टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि टिम्बर डैम, एम्बैंकमेंट डैम और मैसोनी डैम्स। According to the height, dams can be categorized as large dams and major dams, or alternatively as low dams, medium height dams and high dams। अब यहाँ पे अगर हाइट की बात करें, हाइट के अकॉर्डिंग हम डैम्स को कितने भागों में बांट देते हैं, कितने कैटेगरी बना देते हैं उसकी, जैसे कि लार्ज डैम, ओके, मेजर डैम, और मेजर डैम को हम अल्टरनेटिवली भी बोल सकते हैं एज लो डैम्स। हम इसको लो डैम्स भी होते हैं, मीडियम हाइट के डैम्स भी होते हैं और हाई डैम्स भी होते हैं। वो उनकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि हम उसको बिजली उत्पादन के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम बाढ़ के नियंत्रण के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम उससे कोई जलाशय वगैरह बना रहे हैं, झील बना रहे हैं। इस तरह से जो हमारे डैम्स के स्ट्रक्चर होते हैं वो उसके पर्पस पे भी बेस्ड होते हैं। Multi-purpose projects launched after independence with their integrated water resources management approach। अब यहाँ पे जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए वो स्वतंत्रता के बाद किए गए, किसके लिए, रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं पानी के उनकी मैनेजमेंट करने के लिए। वर थॉट ऑफ एज द व्हीकल दैट वुड लीड द नेशन टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। हमने क्या लिया, बांधों को एक व्हीकल के रूप में लिया, एक साधन के रूप में, जैसे कि वो क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, प्रोग्रेस करेगा हमारे नेशन की। ऐसा क्यों सोचा हमने, क्योंकि डैम्स के पीछे हम तो मल्टीपर्पज़ रखते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं हमारे, हमें बहुत सारी उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है। हम उसको घरेलू यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम उद्योगों के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने क्या सोचा कि अगर हम डैम्स बनाएंगे तो हमारा जो नेशन है, हमारा जो राष्ट्र है, उसका विकास होगा, उसकी उन्नति होगी। उन्नति क्यों होगी, उद्योगों में जो है पानी की पूर्ति होगी तो उद्योग धंधे बढ़ेंगे, घरेलू यूज़ में भी अगर पूर्ति होती है तो वहाँ पे भी हमारा काम अच्छा चलेगा। सिंचाई के लिए अगर हम बांध का यूज़ करते हैं तो हमारी फसलों में वृद्धि होगी, फसलों में वृद्धि होगी तो उत्पादन अधिक होगा, क्रॉप्स का, तो उत्पादन से जो है देश के अंदर लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। तो इनडायरेक्टली जो बांध बनाना है वो हमसे ही रिलेटेड है, हमारे देश से रिलेटेड है, देश के विकास से रिलेटेड है। ओवरकमिंग द हैंडीकैप ऑफ इट्स कॉलोनियल पास्ट। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो पहले गुलाम रह चुका था, कॉलोनियल रह चुका था, इसके बाद एकदम से हमने प्रोग्रेस करनी थी देश के अंदर, तो हमने जो है डैम्स को किसके रूप में समझा, एक व्हीकल के रूप में समझा। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे बड़े ही गर्व से वो डैम्स को क्या बुलाते थे, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के मंदिर। द रीजन बीइंग दैट इट वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, हमने पीछे भी बात कर ली, क्योंकि डैम्स बनाने के पीछे हमारे बहुत सारे उद्देश्य छिपे होते हैं। इससे क्या होगा,
इसके लिए जो कारण है वो क्या होगा, एक तो एग्रीकल्चर में क्या होगी, डेवलपमेंट। दूसरा क्या होगा, विलेजेस की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, वो बड़े ही रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ बढ़ेगी। मतलब जो हमारा अगर उद्योग तेजी से बढ़ेगा तो जो है गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो भी प्रोग्रेस करेगी। और दूसरा क्या, जो हमारा शहरी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है, हमारी शहरी अर्थव्यवस्था, उसमें भी क्या होगी, ग्रोथ होगी। We have sown the crops in Asar. We will bring Bhadu in Bahara. Floods have swollen the Damodar. The sailing boats cannot sail. Oh Damodar, we fall at your feet. Reduce the floods a little. Bahu will come a year later. Let the boat sail on your surface. यहाँ पे जो है हमने बांधों से रिलेटेड एक क्या बनाया था, गीत बनाया था, जो हमने ऊपर पढ़ा। दिस पॉपुलर बादू सॉन्ग इन द दामोदर वैली रीजन नरेट्स द ट्रबल्स फेस्ड बाय पीपल ओइंग टू द फ्लडिंग ऑफ दामोदर रिवर नोन एज द रिवर ऑफ सोरो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दामोदर रिवर की। ओके, दामोदर रिवर जिसको क्या बोला जाता है, रिवर ऑफ सोरो, दुख की नदी। क्यों? और ये जो गीत है, दिस पॉपुलर भादू सॉन्ग, ये भादू सॉन्ग है, बहुत ही प्रसिद्ध है सॉन्ग। और ये दामोदर वैली का जो रीजन है वहाँ पे नैरेट किया गया था इसको। किसके लिए? क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रबल यहाँ पे फेस की थी। किसके लिए? क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आती थी बहुत ज़्यादा दामोदर नदी में। अब दामोदर नदी में जब बाढ़ आती थी तो यहाँ पे बांध बनाया गया। बांध बनाते हुए लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो इसलिए उन्होंने ये बहुत ही अच्छे गीत का यहाँ पे निर्माण किया। इसीलिए इस नदी को रिवर ऑफ सोरो बोला जाता है। In recent year, multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons. लेकिन पिछले कुछ सालों से, फिलहाल के कुछ सालों से क्या हुआ है, हमारे जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं बड़े बड़े डैम्स के ऊपर, अब वो क्या हो गई हैं, वो विरोध का कारण बन गए हैं। लोगों के विरोध का कारण बन गए। ऐसा क्यों है? क्योंकि रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट दियर नेचुरल फ्लो, causing poor sediments flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in the rockier stream beds and poorer habitats for the river aquatic life। क्योंकि जो हमने बांध बनाए हैं उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इफेक्टेड हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत उसका बुरा असर हुआ है। कैसे? एक तो बांध बनाने से क्या हुआ, जो पानी है उसका जो फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है एकदम से। जो नेचुरल जो फ्लो होता है पानी का वो नहीं आ पाता। वहाँ पे जब हम जो मैदानी इलाका होता है उसकी जगह वहाँ पे जब हम एक जलाशय का निर्माण करते हैं तो वहाँ की जो वनस्पति होती है, बड़े अब अगर हमने बांध बनाया है तो नॉर्मल सी बात है, बहुत बड़ा जलाशय बनाएंगे हम, उसके लिए पूरा एक हमने बहुत जगह को हमने कवर करना है। अब उस जगह को जब हम वहाँ पे जलाशय बनाएंगे, धरती को खोदेंगे, तो वहाँ की जो वनस्पति होती है, पेड़ पौधे वगैरह, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वहाँ से उखाड़ने पड़ते हैं, आप लगा लीजिए। और धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी का कटाव होने लग जाता है, पेड़ों का अपघटन होने लग जाता है। दूसरा, जो हमारी जो झीलें होती हैं या फिर हमारी जो नदियाँ होती हैं, उनका तलछट जो है कम हो जाता है। वहाँ चट्टान उनका जो तलछट है वो कैसा हो जाता है, चट्टानी हो जाता है। और दूसरा एक और क्या, एक्वेटिक लाइफ प्रभावित होती है। एक्वेटिक लाइफ से हमारा मतलब है, मान लीजिए नदी के अंदर जब बारिश की, हमारे जो जैसे एक्वेटिक जो जीव होते हैं, मतलब पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो एक टाइम पे अंडे देते हैं एक ऋतु के अकॉर्डिंग। लेकिन बांध बनाने के कारण क्या होता है, जो नदी है, नदी का पानी अवरुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, पानी जो है इधर उधर जाएगा। और इसीलिए क्या हो जाता है कि जो ये जो जीव होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वो नदी में नहीं पहुंच पाते। और नदी में हम क्या करते हैं, नदी के अंदर जो जलीय जीव होते हैं वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। जैसे कि मछली लगा लीजिए आप, मछली पालन जो करने वाले लोग हैं उनको तो नुकसान होता है, क्योंकि नदियों में जो है मछलियां नहीं आ पाती, क्योंकि वो इधर उधर के इलाकों में चली जाती हैं पानी के बहाव के द्वारा। Multi-purpose projects and large dams have also been the cause of many environmental movements like the Narmada Bachao Andolan and the Tihri Dam Andolan। अब जो मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं, बड़े पैमाने पे जब हम बांध बनाते हैं, तो ये बहुत सारी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स का भी कारण बन जाते हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी डैम आंदोलन। रेजिस्टेंस टू दीज प्रोजेक्ट्स हैज़ primarily
बीन ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे जो लोग हैं उनको क्या करना पड़ता है, जो कम्युनिटीज़ हैं उनको डिस्प्लेसमेंट होना पड़ता है, मतलब जिस स्थान पे वो रहते हैं वो स्थान उनको छोड़ना पड़ता है। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप दियर लैंड, और जो स्थानीय जो लोग होते हैं वहाँ पे रहने वाले, अक्सर क्या करना पड़ता है, अपनी धरती उनको छोड़नी पड़ती है। लाइवलीहुड अपना, क्योंकि वो हमेशा से वहाँ रह रहे होते हैं तो लगाव हो जाता है उस जगह से, उनको अपना लाइवलीहुड उनको वहाँ से छोड़ना पड़ता है। दियर मैगरी एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन। अब जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनके अंडर में, वो भी सारे उनके हाथों से निकल जाते हैं। सो इफ द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स, देन हु इज बेनिफिटेड? अगर स्थानीय लोग इन प्रोजेक्ट्स से फायदा नहीं उठाते हैं, अगर इनका लाभ नहीं पाते हैं, तो फिर किसको मिलता है इनका लाभ? क्वेश्चन हमारे मन में तीसरा क्या आता है, अगर जो स्थानीय लोगों को ही इसका फायदा नहीं मिल रहा है तो इसका फायदा फिर मिलता किसको है? परहैप्स शायद द लैंड ओनर्स एंड लार्ज फार्मर्स, जो बड़े फार्मर होते हैं, जो लैंड ओनर्स होते हैं, उनको इंडस्ट्रियलाइज मतलब जो उद्योग के जो मालिक होते हैं या फिर उनको होता है। एंड फ्यू अर्बन सेंटर्स, या फिर कुछ शहरी जो इलाके होते हैं, शहरी जो सेंटर होते हैं उनको मिलता होगा। टेक द केस ऑफ द लैंडलेस इन अ विलेज, डज ही रियली गेन फ्रॉम सच अ प्रोजेक्ट? अब हम एक ऐसे गांव के स्थानीय लोगों के बारे में बात करें जो कि लैंडलेस हो जाता है, जब उसकी धरती छिन जाती है तो उसका क्या होता होगा। अब हमारे मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि इस प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो का पार्ट 4 में जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।